प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं अमरकीर्ति पांडे, कक्षा 9 हिंदी शिक्षक, एक बार पुनः इस माह के अंतिम कक्षा में आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। पिछली कक्षा में हमने निबंध पत्र लेखन लिखने के तरीके के बारे में पढ़ा था और ये जानने की कोशिश की थी कि हम सब एक प्रभावी निबंध और एक प्रभावी पत्र किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमने जाना था कि पत्र के जो दो प्रकार हम सामान्यतः जानते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, उन दोनों में क्या अंतर होता है और किन लोगों को हम इन दोनों पत्रों को लिखते हैं। और इसके साथ ही पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो अगली कक्षा यानी जो आज की कक्षा है, इस कक्षा में हम आपको भाववाचक संज्ञाओं के बारे में और बाकी व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित जो चौथा प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र का, उसके विषय में बात करेंगे, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब ये जान लें कि व्यवहारिक व्याकरण जो प्रश्न संख्या 4 होता है और 8 खंड में होता है, प्रत्येक खंड के लिए एक एक अंक निर्धारित होता है। उसमें जो सामान्यतः सबसे पहले जो पूछा जाता है वह विलोम शब्द से संबंधित होता है। उसके बाद पर्यायवाची, फिर भाववाचक संज्ञाओं को बनाने के संदर्भ में पूछा जाता है। तो इन सभी में सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञाओं के विषय में जानेंगे। और उससे भी पहले एक विशेष सूचना आप सबको देनी है कि हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है वह अब से कुछ समय बाद आप सबको बताया जाएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो के अंत में भी एक बार आपके लिए पुनरावृत्त कर दिया जाएगा। तो आप अपने पास कॉपी और पेन दोनों ही लेकर बैठें और जैसा कि आपको निर्देश दिया जाए, जिस प्रकार से आपको सूचित किया जाए, उसको आप अपने कॉपी में रफ में कहीं लिख लें ताकि आपको व्याकरण को पढ़ने में आसानी हो सके। क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें संक्षिप्त कहानियों के अंतर्गत पाठ 1 बात अठन्नी की और पाठ 2 काकी, यह फर्स्ट सेमेस्टर के लिए निर्धारित है। और ठीक उसी प्रकार पद्य साहित्य में जो पहला पाठ है साखी और दूसरा पाठ जो है गिरधर की कुंडलियां, यह पहले सेमेस्टर के लिए निर्धारित किया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी साहित्य भाग से 2 पाठ संक्षिप्त कहानियों और पद्य भाग से निर्धारित किया गया है। तो इन दोनों पाठों का ही आप अध्ययन करेंगे। अतिरिक्त जो भी पाठ आपको पढ़ाए गए होंगे उन पाठों का अभी आपको बहुत अधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार संक्षिप्त कहानियों के अंतर्गत आपको बताया गया था, तो उसके लिए अभी आपको बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आएगा। अभी आप संक्षिप्त कहानियों के अंतर्गत पाठ 1 और 2 और पद्य भाग के अंतर्गत पाठ 1 और पाठ 2 इनका ही अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं भाववाचक संज्ञाओं के विषय में जानने के लिए। संज्ञा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है और अनेक कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, अनेक बार पढ़ चुके हैं, आप सबको कंठस्थ होगा। तो एक प्रश्न आता है कि आप इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। संज्ञा से या फिर सर्वनाम से या फिर क्रिया से, इस तरह के शब्दों से आपसे कहा जाता है कि भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना महत्वपूर्ण है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो मूल शब्द नहीं होते हैं, यानी वो अपने आप में कोई शब्द नहीं होते हैं। वे शब्द निश्चित रूप से किसी और शब्द से बने होते हैं। वे शब्द जो भाववाचक शब्द होते हैं वो निश्चित रूप से किन्हीं और शब्दों से बने होते हैं। इस प्रकार वे मूल शब्द नहीं है, अपने आप में कोई शब्द नहीं होते हैं, वे बनाए जाते हैं। और ये जो भाववाचक संज्ञाएं हम बनाते हैं, भाववाचक शब्द जो बनाते हैं, वो हम सामान्यतः जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं हम संज्ञा शब्दों के, सर्वनाम शब्दों के, क्रिया शब्दों के और विशेषण शब्दों के अंत में
प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे कि त्व प्रत्यय, ई प्रत्यय, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, पा प्रत्यय, या आवट प्रत्यय, आहट प्रत्यय, या फिर ल्य प्रत्यय, त्य प्रत्यय, इस तरह के प्रत्यय होते हैं और भी अनेक प्रत्यय हैं। इनको हम किसी भी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द या क्रिया शब्द के बाद में जोड़कर जब हम एक दूसरा शब्द बनाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अगर एक कोई शब्द जो आपके पुस्तक के अनुसार है लंबा, तो लंबा शब्द, इसमें जब आप ई प्रत्यय लगाते हैं यानी बड़ी ई प्रत्यय लगाते हैं तो वो हो जाता है लंबाई। तो लंबाई, लंबा एक विशेषण है, लेकिन जब आप लंबाई शब्द बनाते हैं तो वह एक प्रकार का भाव हो जाता है। भाव के अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े होंगे कि गुण, दोष, अवस्था या भाव, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जो लंबा होना होता है वह एक प्रकार का गुण है, लेकिन जब आप उसमें बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह शब्द बन जाता है लंबाई, और लंबाई फिर एक भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। तो यह जो लंबाई शब्द है, यह चूंकि लंबा शब्द से बना है, स्वयं अपना कोई शब्द नहीं होता है, प्रत्यय जोड़कर बना है, इसीलिए अभी कहा गया है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वे मूल शब्द नहीं होती हैं, वे किसी न किसी दूसरे शब्द से बनी होती हैं। जैसे एक और अगर उदाहरण देखा जाए आपके पुस्तक के अनुसार, प्रभु, प्रभु शब्द में जब आप त्व प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रभु किसी का नाम है तो संज्ञा है, तो जब इस प्रभु शब्द में आप त्व शब्द जोड़ते हैं, त्व प्रत्यय जोड़ते हैं, तो एक नया शब्द बनता है प्रभुत्व। तो वह प्रभुत्व शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा होगा। प्रभुत्व शब्द का अर्थ होता है अधिकार, ठीक, प्रभुत्व का अर्थ अधिकार से लिया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई शब्द पशु है तो पशु भी एक संज्ञा है। पशु के साथ अगर आप ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है पशुता, और पशुता शब्द एक प्रकार का भाव है, किसी के अंदर पशुत्व की भावना आना, कोई व्यक्ति पशुओं के समान आचरण करे, अस्त व्यस्त होकर रहे, भोजन करने की उसकी शैली ठीक ना हो, या फिर चलने की शैली ठीक ना हो, उसके व्यवहार में बहुत अधिक लापरवाही हो, जैसे पशु करते हैं किसी के भी खेत में जाकर और उसके अन्न अनाज को वो खा लेते हैं, यह नहीं देखते कि यह उसके मालिक का है या फिर किसका है। तो इस प्रकार पशुता शब्द जो बना वह पशुता शब्द भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया गया, एक बार पुनः आप सब सुन लीजिए कि भाववाचक संज्ञाएं शब्द मूल शब्द नहीं होते हैं, यह किसी न किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। और किन शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, तो संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, क्रिया शब्दों में और विशेषण शब्दों में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस प्रत्यय के जोड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर संज्ञा से संबंधित अगर कोई आप उदाहरण देखें तो अमर, अमर शब्द में यह किसी का नाम है, तो अमर शब्द के साथ जब आप त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है अमरत्व। अभी तक अमर शब्द था और उस शब्द का अर्थ था कि वह किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब आप उसमें त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो त्व प्रत्यय जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है अमरत्व, और अमरत्व का मतलब होता है अमरता। तो यह जो अमरता शब्द है या अमरत्व शब्द है, यह एक भाव है, एक प्रकार की स्थिति है, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई सर्वनाम शब्द है अपना, उस अपना शब्द में अगर आप पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है अपनापन। तो अपनापन भी क्या होता है, एक प्रकार का भाव होता है जो हमारे और आपके भीतर होता है किसी के प्रति।
जब किसी के प्रति लगाव हो, किसी के प्रति स्नेह हो, किसी के प्रति प्रेम का भाव हो, तो वह अपनापन कहलाता है। और वह जो अपना शब्द जो सर्वनाम था भी, उसमें जब आप प्रत्यय पन जोड़ते हैं तो वो बन जाता है अपनापन शब्द, और वह अपनापन शब्द एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर क्रिया शब्दों से देखा जाए तो क्रिया शब्दों में अगर मान लीजिए कि चमकना, चमकना एक क्रिया होती है, एक कार्य होता है। किसी का भी चमकना एक क्रिया है, एक कार्य है। लेकिन अब उसमें आप कई बार प्रत्यय हटा भी देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चमकना शब्द जो अब तक क्रिया है उसमें से अगर जो अंत में ना प्रत्यय जुड़ा है, उस ना प्रत्यय को अगर आप हटा देते हैं तो शब्द बचता है चमक। और चमक जो होता है एक स्थिति होती है, एक गुण होता है। ठीक, चमक एक गुण होता है, किसी का भी गुण हो सकता है, किसी की स्थिति हो सकती है। तो गुण होने के वजह से, जैसा कि भाववाचक संज्ञा में आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पशु में जो भाव होता है, जो गुण होता है, दोष होता है, जो स्थिति उसकी होती है, दशा होती है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो चमक एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार की स्थिति है, तो यह चमक शब्द भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि चमकना क्रिया शब्द से बना है। इसके बाद उसी तरह से विशेषण शब्द का एक उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो आवश्यक या सुंदर, सुंदर शब्द विशेषण होता है, किसी का गुण होता है। कोई व्यक्ति यदि सुंदर है, आप यदि सुंदर हैं, तो यह आपका गुण है, आपकी विशेषता है। तो इस सुंदर विशेषण शब्द में जब आप ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है सुंदरता, जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक, क्योंकि वह भी एक प्रकार का गुण है, एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण भी आता है, तो वह भी एक प्रकार का गुण होता है। तो इस प्रकार से सुंदरता शब्द भी भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण आपके पुस्तक में दिए गए हैं। उन सभी उदाहरणों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 4 खंड क में जो व्याकरण भाग होता है, उसमें प्रश्न 4 जो होता है व्यवहारिक व्याकरण, उसमें हर वर्ष भाववाचक संज्ञा के विषय में पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और अब इसके बाद अब हम लोग बाकी जो शब्द विवेक से संबंधित व्याकरणिक अवयव हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे, जो आपके उसी प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत खंड ख, खंड ग या दूसरे खंडों के रूप में आते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द आपके पुस्तक में पेज नंबर 251 यानी 251, पेज नंबर 251 पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें आप आधे पर्यायवाची शब्द हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है, ठीक वही अर्थ देने वाला अगर कोई दूसरा शब्द है तो वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे अगर कोई एक उदाहरण देखें हम, अंधकार, अंधकार शब्द का एक पर्यायवाची अंधेरा भी होता है। तो जो अर्थ अंधकार का होता है वही अर्थ अंधेरा का होता है, वही अर्थ तिमिर का होता है, और वही अर्थ तम का भी होता है, तम मने भी अंधकार होता है। तो यह पर्यायवाची शब्द हैं जो कि ठीक वही अर्थ देते हैं जो शब्द का होता है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इससे संबंधित भी अनेक उदाहरण और अनेक पर्यायवाची शब्द आपके पुस्तक में दिए गए हैं, जो कि पेज नंबर 251 251 पर संकलित हैं। उनका आप अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग विलोम पढ़ेंगे। विलोम, जैसा कि आप जानते हैं, जो उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम लोग विलोम शब्द कहते हैं।
जैसे साकार, स माने साथ, आकार माने जिसका कोई आकार हो, इसका ठीक विलोम क्या हो सकता है? निराकार। सामान्यतः मान लिया जाता है कि दिन का विलोम रात होता है, या शत्रु का विलोम मित्र होता है। ये ठीक उल्टा अर्थ देते हैं। पर्यायवाची में आपने पढ़ा समान अर्थ देने वाले, लेकिन विलोम में जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अधम है, अधम एक शब्द है, अधम का मतलब पाप होता है, आप कह सकते हैं, या निर्लज्ज, अनेक शाब्दिक अर्थ हो सकते हैं। निर्लज्ज होता है, या फिर व्यर्थ होता है, बेकार आप कह सकते हैं, व्यवहार के दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से। तो इसका विपरीत शब्द जो होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है, वह होता है उत्तम। उत्तम माने ठीक, अच्छा। तो जो विपरीत शब्द, जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यह भी आपके पुस्तक में पेज नंबर 259 यानी 259 पर दिया गया है। इसका भी आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद तद्भव तत्सम शब्द भी यदि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएं, तो उसके विषय में भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसकी आवृत्ति की जा सकती है कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं, लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी संस्कृत भाषा से आए हुए वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज, यानी जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे ग्राम शब्द संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, गांव के लिए ग्राम शब्द प्रयोग किया जाता है संस्कृत में भी, ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामा, इस तरह से। और जब उसको आप हिंदी में भी ग्राम के रूप में ही प्रयोग करते हैं तो वह तत्सम शब्द हो जाता है। लेकिन जब आप उसी ग्राम शब्द में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, उसके बिगड़े हुए रूप के साथ जब आप गांव शब्द कहते हैं तो वह तद्भव शब्द हो जाता है। सर्प शब्द संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है। सर्प शब्द अगर हिंदी में आप प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द है, लेकिन जब उसमें थोड़े परिवर्तन के साथ उस सर्प को हम सांप कहते हैं तो वह तद्भव शब्द हो जाता है। रात्रि तत्सम शब्द है, रात तद्भव शब्द है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे जो अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द से ही जैसा कि स्पष्ट है कि अनेक अर्थ देने वाले, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि वाक्य की, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जो अनेक अर्थ, शब्द एक होते हैं लेकिन अनेक अर्थ देने वाले होते हैं। यानी किसी एक शब्द के जब एक से अधिक दूसरे अर्थ हो तो वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अगर अंबर शब्द जो आपके पुस्तक के अनुसार है, अंबर का अर्थ सामान्यतः आसमान होता है, आकाश होता है, लेकिन उसके साथ अंबर का एक दूसरा अर्थ कपड़ा भी होता है। अंबर माने आकाश, और इसका एक दूसरा अर्थ कपड़ा भी होता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र, या पीला है वस्त्र जिसका, वो पीतांबरधारी होगा। लेकिन पीतांबर पीला है जो वस्त्र, तो अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अमर शब्द आप देखें तो अमर शब्द का अर्थ शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, या जो जिसका अंत ना हो, जो मरे ना। लेकिन उसके साथ साथ इसी शब्द का जो अर्थ होता है वो देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देवताओं में अमरत्व की भावना होती है, वे कभी मरते नहीं, ऐसा माना जाता है। तो या जो भी हमारे ईश्वर हैं, जिस भी धर्म में जो भी ईश्वर हैं, उनको हम मानते हैं
कि वे सदैव इस धरती पर विराजमान है, हमारे चारों ओर विराजमान है, कण कण में है। तो हम लोग अमर शब्द का कई अर्थ लेते हैं। एक, जो कभी मरे ना, शाश्वत, जो कभी नष्ट ना हो, या देवता, जो पूजनीय होते हैं। तो यह अनेकार्थी शब्द के उदाहरण है। इसके साथ साथ शब्द समूह एकार्थी भी होते हैं, शब्द जो एक अर्थ देने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों का ही अर्थ एक होता है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत असमानता होती है। तो जहां थोड़ी बहुत असमानता के साथ, थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ अर्थ देने वाले, एक अर्थ देने वाले शब्द हों, वे एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे अस्त्र और शस्त्र, सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं, अस्त्र शस्त्र, लेकिन दोनों में ही थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। जो हथियार जो हम लोग फेंक कर मारते हैं, फेंक कर चलाते हैं, उसे हम अस्त्र कहते हैं। जैसे तीर आपने देखा होगा धारावाहिकों में कि जो तीर होता है उसे हम एक स्थान से और दूसरे स्थान तक चलाते हैं, एक स्थान से वो दूसरे स्थान की दूरी तय करता है। तो जिन भी हथियारों को हम चलाकर मारते हैं, जैसे भाला या बम, इस तरह के जो हथियार होते हैं सेना में, जो हमारे सैनिक हथियारों का प्रयोग करते हैं, बम आदि का, तो या फिर आप कह सकते हैं कि बाण जो पहले के समय में प्रयोग किए जाते थे, या भाला जो पहले के समय में युद्धों में प्रयोग किए जाते थे, ये ऐसे हथियार थे जिनको चला के हम मारते हैं, तो इनको हम अस्त्र कहते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं, शस्त्र, उस शब्द का एक जो दूसरा अर्थ है, थोड़े बहुत अंतर के साथ, दोनों ही मारने के काम आते हैं, दोनों ही युद्ध के काम आते हैं। लेकिन शस्त्र जो होते हैं वह हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार होता है, जैसे बंदूक होता है। तो इस तरह के उदाहरण आपको अनेक मिलेंगे, अनेकार्थी शब्दों के भी। इसका भी आप अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद शब्द समूह, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित निश्चित रूप से पूछा जाता है। शब्द समूह यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें वाक्यांश आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि इस वाक्यांश के लिए आप किसी एक शब्द का प्रयोग करिए। तो सामान्यतः अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, वह बहुत अधिक लिखने से बचने के लिए करते हैं। यानी कई बार निबंध या कुछ और पत्र या फिर अनुच्छेद या किसी और प्रकार का लेख जब हम लिखते हैं, तो उसमें शब्दों की सीमा बहुत अधिक न हो, बढ़े ना, विस्तृत न हो, उसके लिए हम इन शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा जो लाभ होता है साहित्य के रूप में, वो ये होता है कि इससे साहित्य की जो रचना होती है, रस छंद अलंकार इत्यादि अवयवों के साथ, वह बनी रहती है। मतलब वह जो विशेषता है इन शब्दों से बनी रह जाती है। तो जैसे जो जीता ना जा सके, तो अजय आप उसको कहते हैं। तो जो जीता ना जा सके, 1 2 3 4 5 शब्दों के लिए आपने केवल एक शब्द अजय का प्रयोग किया। तो इनके प्रयोग से कई लाभ होते हैं। एक तो आपको अधिक लिखना नहीं पड़ता है, दूसरा आपको बहुत अधिक इसके लिए याद नहीं करना पड़ता है, और समय आपका बचता है। इस प्रकार के अनेक लाभ हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। फिर इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, उप माने होता है पास, सर्ग माने शब्द, यानी पास में जो शब्द होते हैं। तो उपसर्ग जो सामान्यतः आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब किसी शब्द के पहले, किसी मूल शब्द के पहले जब हम कोई शब्दांश जोड़ते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया अर्थ देने वाला नया शब्द बनाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति शब्द है, अति शब्दांश है। जब आप इससे संबंधित रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है खाली,
रिक्त शब्द से पहले जब आप अति शब्दांश प्रयोग करते हैं उपसर्ग के रूप में तो अतिरिक्त शब्द बनता है। अतिरिक्त शब्द का एक दूसरा अर्थ हो जाता है अलावा। या उसी तरह से अनुशब्द, अनुशब्दांश, गामी, गामी माने जाने वाला। तो गामी शब्द से पहले जब हम अनु शब्दांश का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो एक नया शब्द बनता है अनुगामी, यानी पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला। तो ये उपसर्ग होते हैं जो किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसके विपरीत प्रत्यय होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर और एक नया शब्द बनाते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय शब्द कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अधिक शब्द के बारे में पढ़ा। अधिक शब्द मूल शब्द है और इसमें जब आप ता प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं तो एक नया शब्द अधिकता बन जाता है। या और भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे अगर आप हार जो प्रत्यय है, शब्दांश है, इसको अगर आप पालन शब्द के अंत में जब जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है पालनहार। या खेवनहार या खेलनहार या तारणहार, इस तरह के अनेक शब्द आप बनाते हैं प्रत्ययों को जोड़कर। जब किसी मूल शब्द के अंत में जब आप कोई शब्दांश प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं तो वे एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इसी को हम प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय जो है पेज नंबर 279 यानी 279 पर उपसर्ग और पेज नंबर 281 यानी 281 पर प्रत्यय से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। इनके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। और तत्सम के रूप में जो उदाहरण दिए गए हैं वो पेज नंबर 257 पे हैं। और उसके साथ अनिकार्थी शब्दों के बारे में जो आपको थोड़ा सा बताया गया वो पेज नंबर 266 पर ये उदाहरण दिए गए हैं। शब्द समूहों के बारे में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अभी आपको बताया गया वो पेज नंबर 273 यानी 273 इस पर उसके उदाहरण दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है, उसका भी आप अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और वाच्य परिवर्तन के विषय में निश्चित रूप से प्रश्न आपसे हर वर्ष बोर्ड तक की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें हम कि वाच्य किसे कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि क्रिया के लिए जो बात कही गई है उसका जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो वाच्य कहलाता है। यानी जिस के माध्यम से, जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है या क्रिया के द्वारा जो बात कही गई है उसका जो विषय है वो कर्ता है या कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। और इसी आधार पे 3 प्रकार के वाच्य भी होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसमें कई बार क्या होता है कि आपसे ये जैसे कर्तृवाच्य के रूप में जब आपसे पूछा जाए कि कर्तृवाच्य का उदाहरण या कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करिए, तो उसमें कहा जाता है कि जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र, यानी जब क्रिया करने वाला कर्ता मुख्य रूप से बताया जाए, यानी क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसको बहुत साधारण शब्दों में आप ऐसे समझ लें कि जिस वाक्य में कार्य करने वाला प्रधान रूप से कर्ता होता है, यानी जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां
कर्मवाच्य होता है, और ठीक उसी प्रकार से जहां भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। जैसे एक उदाहरण आप अपने पुस्तक से ही देखें कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। इसमें बच्चे शब्द जो है वह कार्य को कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ने का कार्य बच्चे कर रहे हैं। तो यहां पे बच्चे शब्द को प्रधानता देते हुए वाक्य का प्रारंभ किया गया, वाक्य का निर्माण किया गया। तो इसमें कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता को प्रधानता दी गई है। लेकिन इसी वाक्य को अगर आपसे कहा जाए कि इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए, तो आप कहेंगे कि बच्चों के द्वारा या बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जब आप इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं तो वहां कर्म प्रधान हो जाता है, यानी जो पुस्तक शब्द है वह प्रधान वहां पे हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भाववाच्य भी, जैसे एक वाक्य हो बच्चा नहीं रोता, इसमें नहीं रोने का कार्य बच्चा कर रहा है, तो बच्चा को प्रधानता दी गई इसलिए कर्तृवाच्य। लेकिन जब आप ऐसे कहते हैं इसी वाक्य को कि बच्चे से रोया नहीं जाता, रोता की जगह आपने रोया शब्द प्रयोग किया, तो वहां पे भावों की प्रधानता हो जाती है, भाव की प्रधानता हो जाती है, तो वो भाववाच्य हो जाता है। तो इस प्रकार से वाच्य से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका भी आप अध्ययन करेंगे। फिर काल है, काल से संबंधित तो आप बहुत सी बातें पढ़ चुके हैं अनेक कक्षाओं में, और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान काल में यदि कोई वाक्य दिया हो तो उससे संबंधित आपसे कहा जाता है कि इसको भूतकाल में परिवर्तित करिए या फिर इसको भविष्यत काल में परिवर्तित करके लिखिए। जैसे अगर हो कि मैं खाना खाता हूं, इस प्रकार का वाक्य हो और इसको कहा जाए कि आप इसको भविष्यत काल में परिवर्तित करके लिखिए, तो आप कहेंगे कि मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि कार्य अभी होना है, शेष होता है भविष्यत काल में। और अगर आपसे कहा जाए कि इसको भूतकाल में परिवर्तित करिए, तो मैंने खाना खा लिया, ठीक, या मैं खाना खा चुका। इस तरह से इसका परिवर्तन होता है। जिस प्रकार के काल में आपसे पूछा जाएगा उससे संबंधित आप काल परिवर्तन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 297 पे, यानी पेज नंबर 297 पर वाक्य रूपांतरण के बारे में। वाक्य रूपांतरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें अनेक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ वाक्य ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपसे कहा जाएगा कि इसमें नहीं शब्द को हटाकर आप वाक्य का निर्माण करिए, यानी अगर नकारात्मक वाक्य है तो उसको सकारात्मक बनाइए, या नहीं शब्द हटाकर एक ऐसा शब्द प्रयोग करिए जिससे वाक्य का अर्थ न बदले, या दूसरे भी प्रकार के आपको प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई दूसरा शब्द लगाकर आप इस प्रकार से वाक्य का निर्माण करिए कि वाक्य का अर्थ विपरीत अर्थ देने वाला हो जाए या फिर वाक्य का अर्थ समान ही रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि वह भूखा है और इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें भूखा शब्द को हटाकर आप यहां भूख शब्द का प्रयोग करिए, तो वह भूखा है इसके स्थान पर जब आप भूखा के स्थान पर भूख शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप उसको ऐसे लिखेंगे कि उसे भूख लगी है। इसे आप इस तरह से नहीं कह सकते कि वह भूख है, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो उसे भूख लगी है, इस प्रकार से वाक्य का निर्माण हम करेंगे। फिर अगर एक उदाहरण है कि आलस्य के कारण वह सफल नहीं हो पाया, तो इसमें आपसे कहा जाएगा कि आलस्य शब्द के स्थान पर किसी विशेषण शब्द का प्रयोग करिए। विशेषण का मतलब जो गुण दोष अवस्था भाव को बताने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के। तो इसके स्थान पे जब आलस्य के स्थान पे आपसे कहा जाए कि विशेषण शब्द का प्रयोग करिए, तो आप उस वाक्य को ऐसे कह सकते हैं, आलस्य की जगह पे आलसी शब्द का प्रयोग करेंगे, और फिर आप उसको कह सकते हैं कि आलसी होने के कारण वह सफल नहीं हो सका। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण जो आपके पुस्तक में भी दिए गए हैं कि इतनी आयु होने पर भी वह विवाहित नहीं है, तो इसमें आपसे कहा जाए कि नहीं शब्द हटाइए, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वह विवाहित नहीं है, इतनी आयु होने पर भी वह विवाहित नहीं है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, इसको हटा देना है। और उसके स्थान पे आप
किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करिए और इस प्रकार से प्रयोग करिए कि इस वाक्य का अर्थ न बदले, यानी वाक्य का अर्थ यही निकलना चाहिए कि उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। तो आप नहीं को हटाकर फिर आप क्या लिखते हैं, अविवाहित यदि आप लिख दे तो शब्द का वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलता और वाक्य की एक दूसरी एक तरह से संरचना भी हो जाती है कि इतनी आयु होने पर भी वह अविवाहित है। तो इससे वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलता और वाक्य भी सुंदर हो जाता है। फिर उसके बाद जो वाक्यगत अशुद्धियां होती हैं, वाक्य में जो अशुद्धियां होती हैं, वह आपसे कहा जाता है कि इनको दूर करके इनको शुद्ध करके लिखिए। जैसे वह विद्वान लड़की है या रमा विद्वान लड़की विद्वान है, यह वाक्य हो कि रमा विद्वान है। तो इसमें रमा एक लड़की है यानी स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि रमा विदुषी है, या कई बार यह कहा जाता है कि रमा विदुषी लड़की है। इसको आप शुद्ध रूप में लिखिए। तो विदुषी शब्द का प्रयोग ही स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, इसलिए नाम के साथ केवल आप विदुषी शब्द का प्रयोग करें तो वो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अर्थ पूरा हो जाएगा। तो हम इसके लिए केवल इतना ही लिखेंगे कि रमा विदुषी है, लड़की आपको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि विदुषी शब्द का प्रयोग ही लड़की या महिला के लिए किया जाता है। और भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण है कि जैसे लक्ष्मीबाई वीर थी, तो लक्ष्मीबाई स्त्री हैं, स्त्रीलिंग है, तो लक्ष्मीबाई वीर नहीं, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीर शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये उदाहरण आपके हो जाएंगे वाक्य अशुद्धि के, जिनको हमको शुद्ध करके लिखना होता है। और भी अनेक हैं कि मेरे को खाना नहीं खाना है, इस प्रकार के उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। तो मुझे खाना नहीं खाना है, या फिर जूते निकाल दो। तो सामान्यतः हम अपने घरों में बोलते हैं, या आपके माता पिता आपकी चंचलता पर जब आप विद्यालय से जाते होंगे और जूते पहनकर ही आप घरों में घूम रहे हैं या भोजन करने की तैयारी में है, तो आपके माता पिता आपको बोलते हैं कि जूते, उस समय सामान्यतः हम लोग निकाल दो शब्द का प्रयोग ही करते हैं। तो यह अशुद्ध वाक्य है। जूते निकाल दो नहीं, जूते उतार दो। पैरों में धारण किया जाता है, तो जिनको भी हम धारण करते हैं उसे हम निकालते नहीं हैं, उसे हम उतारते हैं। जैसे वस्त्र उतारा जाता है, वस्त्र निकाला नहीं जाता है, क्योंकि वस्त्र को हम धारण करते हैं। तो इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं। और चूंकि हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं और अब तक हमने बहुत सा व्याकरण भी पढ़ा हुआ है हम सब ने, तो व्याकरण भी यही सिखाता है शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना, उच्चारण करना। तो अब इस प्रकार के आपके व्याकरणिक ज्ञान की परीक्षाओं में ली जाती है। तो आशा है कि इन सभी अशुद्धियों से आप दूर रहेंगे, न केवल परीक्षाओं में ही बल्कि आप अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इन अशुद्धियों से दूर रहने का प्रयास करेंगे। शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्दों का उच्चारण करेंगे और शुद्ध शब्दों का उच्चारण लिखेंगे भी। इसके साथ ही विराम चिन्ह पिछली कक्षा में भी आपको पढ़ाया गया था, और विराम चिन्हों के प्रयोग के विषय में भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कॉमा का प्रयोग करते हुए, अल्प विराम का प्रयोग करते हुए, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को संयोजित करिए। तो वहां पे हम लोग यथास्थान जो भी विराम चिन्ह प्रयोग होगा, उन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को लिखते हैं। तो उसके विषय में भी आपके लिए अध्ययन करना आवश्यक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति। तो मुहावरे और लोकोक्ति यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुहावरे, जैसे मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुहावरों का प्रयोग हम लोग करते हैं भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए, या अपने जब आप कहीं लेख लिखते हैं या कहीं आप किसी संभाषण में होते हैं, तो उस समय आप कई बार मुहावरों का प्रयोग कर देते हैं, या कई बार स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम अनेक प्रकार के मुहावरों का जो हम जानते हैं
उसका प्रयोग करते हैं, उससे आपकी जो भाषा है उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें एक आकर्षण आ जाता है और सुनने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है, आपके ज्ञान से, आपके उस मुहावरे या लोकोक्ति के प्रयोग से। तो इससे भाषा स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है, प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है। तो इसका भी प्रयोग हम लोगों को जानना चाहिए और करना भी चाहिए। तो परीक्षाओं में इससे भी संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और उसमें आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो अपने वाक्यों में प्रयोग करते समय इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए कि वाक्य में जब हम प्रयोग करें उस मुहावरे का, तो इस प्रकार से करें कि उस वाक्य के माध्यम से मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 9 2 11, अगर आपसे कहा गया कि 9 2 11 इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, तो आप जब ऐसे लिखते हैं कि वह 9 2 11 हो गया, तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि 9 2 11 का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो और सामान्यतः बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार से छोटे वाक्य में लिख देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है और अंक भी आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे हानि से बचने के लिए आप हमेशा इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण कीजिए जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो। और कई बार मिलते जुलते मुहावरे होते हैं, तो किसी दूसरे मुहावरे का जो अर्थ होता है या उससे संबंधित जो वाक्य होते हैं वो किसी दूसरे मुहावरे के साथ प्रयोग लोग कर देते हैं। इससे भी बचना चाहिए। जैसे हवा से बातें करना, ठीक है, और हवा में उड़ना, दो अलग अलग मुहावरे हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि वाक्य प्रयोग करते समय कि वह इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। तो हवा में उड़ने का अर्थ होता है घमंडी होना, अभिमान, गर्व की भावना आना, और हवा से बातें करने का मतलब होता है तेज चलना। तो जब आप ये कहते हैं कि वह इतनी तेज गाड़ी चला रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो, तो अर्थ परिवर्तन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको अंक नहीं प्राप्त होगा। तो कभी इसके लिए भी प्रयास करिए कि एक मुहावरे से संबंधित जो अर्थ है वो दूसरे मुहावरे में कहीं स्पष्ट न हो, उससे अंक आपको नहीं मिलता, उससे अंकों की हानि होती है। एक चीज जो हमने आपको कहा अभी कि मुहावरों का प्रयोग इस प्रकार से करिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे 9 2 11 का उदाहरण हमने आपको दिया कि आप सामान्यतः कई बच्चे लिख देते हैं कि वह 9 2 11 हो गया। आप इसको जानते हैं कि 9 2 11 का अर्थ होता है गायब हो जाना, भाग जाना, लेकिन परीक्षक को आप कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए हमको इस प्रकार का वाक्य बनाना चाहिए, जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो कोई भी परीक्षक या कोई भी व्यक्ति जो इस मुहावरे से परिचित नहीं है, आपके वाक्य प्रयोग से इस मुहावरे का अर्थ समझ लेगा कि सामान्यतः क्या होता है, पुलिस को देखकर चोर क्या होते हैं, रुकते नहीं है, भागते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यह जान लेगा कि 9 2 11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। तो ऐसे पूर्ण वाक्य में जिसका अर्थ स्पष्ट होता हो, उसमें आप वाक्य प्रयोग करिए कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इसी प्रकार से लोकोक्तियां भी हैं। और फिर निबंध के विषय में, पत्र लेखन के विषय में आपको पहले ही बता के दिया गया था, तो उसका भी एक बार आप अध्ययन करेंगे ही। और प्रयास ये करिए कि निबंध लेखन और पत्र लेखन ये दोनों आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, अपने शब्दों में लिखिए तो ज्यादा बेहतर होता है। उससे आपकी जो खुद की प्रतिभा होती है, आपकी जो खुद की विशेषता होती है लिखने की, वह परिलक्षित होती है, वह प्रकट होती है। तो इसके विषय में भी आप पढ़िएगा, इसके विषय में भी समझिएगा और बार बार लिखने का अभ्यास करिएगा। निबंध लेखन, प्रस्ताव लेखन, कहानी लेखन या पत्र लेखन। इसके साथ पेज नंबर, आपके जो ये व्याकरण की बुक है जो आपको मिली है एवरग्रीन की, सरस हिंदी व्याकरण, एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो ये जो सरस हिंदी व्याकरण पुस्तक है, इस पुस्तक में पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पर पिछले वर्ष यानी सत्र 2019, पिछले वर्ष का 2019 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र को आप एक बार देखिएगा कि उसमें किस तरह के प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आप समझिए और फिर उसके हिसाब से आप अपने
परीक्षाओं की, सेमेस्टर की तैयारी भी करेंगे। जैसे जो पहला प्रश्न आपको पहले ही हमने बताया था कि पहला प्रश्न जो होता है वो सामान्यतः प्रस्ताव लेखन, कहानी लेखन, मौलिक कहानी लेखन या निबंध से संबंधित होता है। तो पहला जो प्रश्न होता है वह इससे संबंधित है कि आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना होता है, कम से कम 250 शब्दों का। और वह संक्षिप्त लेख जैसा भी आपको विषय दिया जाएगा पेपर में, परीक्षा प्रश्न पत्र में, उसके हिसाब से लिखना होगा। यदि प्रस्ताव लेखन हो तो प्रस्ताव लेखन, यदि कहानी लेखन हो तो कहानी लेखन जो कि मौलिक होनी चाहिए, या किसी सामान्य विषय पर आपसे निबंध अगर लिखने को कहा जाए तो वो आप लिखेंगे 250 शब्दों में। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, वह दूसरा प्रश्न आपका पेपर में होता है वो होता है कि पत्र लेखन, जो कि 120 शब्दों में लिखा जाता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि 120 शब्दों में आपको पत्र लेखन करना है। और वह पत्र लेखन आपको औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, कोई भी होगा, और उसमें से 2 विकल्प होंगे और उसमें से किसी एक का चुनाव करके आपको लिखना होता है। तो वो पत्र औपचारिक और अनौपचारिक कोई भी हो सकता है। वो 120 शब्दों में आपको कम लिखना होता है। फिर उसके बाद आप जैसा कि अपठित गद्यांश के विषय में जानते हैं कि अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं, तो 10 अंक उसके लिए निर्धारित होते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आप लोग कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठिए, ताकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के विषय में बताया जा सके। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो साहित्य भाग है, उस साहित्य भाग में संक्षिप्त कहानियों से पाठ 1 और पाठ 2 का अध्ययन आपको करना है। यानी संक्षिप्त कहानियां जो भाग है एक पुस्तक, उसमें पाठ 1 बाट अठन्नी की और पाठ 2 काकी, इन दोनों पाठों का आपको अध्ययन करना है। ठीक उसी तरह से पद्य खंड में यानी पद्य भाग में आपको 2 पाठों का, पाठ 1 साखी जो कबीर की है और दूसरा पाठ 2 गिरधर की कुंडलियां, इनका अध्ययन करना है। तो साहित्य के अंतर्गत संक्षिप्त कहानियों में पाठ 1 और पाठ 2 का अध्ययन आपको करना है, और पाठ 1 और पाठ 2 का ही अध्ययन करना है पद्य भाग में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक, एक बार पुनः आपको बता दें कि पाठ 3 संक्षिप्त कहानियों में पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार, थोड़ा सा उसकी व्याख्या, उसकी कहानी की व्याख्या की गई थी मेरे द्वारा, लेकिन वह आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो अभी उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसको अभी आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर को देखते हुए केवल संक्षिप्त कहानियों के अंतर्गत पाठ 1 बात अठन्नी की और पाठ 2 काकी, इनका अध्ययन करना है। और ठीक इसी प्रकार से पद्य भाग में भी पाठ 1 साखी और पाठ 2 गिरधर की कुंडलियों का अध्ययन करना है। अब इसके बाद आइए व्याकरण भाग में। और व्याकरण भाग में जो पहला प्रश्न होता है लेख कंप्रेहेंशन का, उसमें निबंध है आपके पुस्तक में, और कहानी है और चित्र आधारित प्रश्न लेख होते हैं। इनके विषय में आपको लिखने को कहा जाता है। तो आप सब अगर कॉपी पेन लेकर बैठ चुके हैं, तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किस संख्या से किस संख्या और किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक का निबंध और कहानी और चित्र आधारित लेख ये आपको करना है, वो आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आप अभी किसी कारणवश कॉपी लेकर नहीं बैठ पाए हैं, तो इस वीडियो को बाद में फिर देखकर आप इसको निश्चित रूप से उतार लेंगे, लिख लेंगे। तो सामान्य निबंध में जो आपके पुस्तक में है, वो पहले निबंध से लेकर 7वें निबंध तक आपको अध्ययन करना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। यानी पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 से और पेज नंबर 52 तक आपको सामान्य निबंध का अध्ययन करना है। पेज नंबर 45 पे या 46, पेज नंबर 46
जिसमें पहला है कि आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों, इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का महत्व बताइए। इस निबंध से लेकर और 7वें निबंध तक, यानी अपने नगर में आयोजित किसी जादू के तमाशे का आंखों देखा वर्णन कीजिए, इसका आपको अध्ययन करना है, इसके विषय में आपको पढ़ना है, इसको लिखने का अभ्यास करना है। तो सामान्य निबंध पहले से लेकर और 7वें तक, यानी पेज नंबर 46 से लेकर 52 तक आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद कहानी है। कहानी लेखन जो लोकोक्ति या मुहावरों पे आधारित या वाक्यांश पे आधारित होते हैं, यह कहानी लेखन आपको पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पर मिलेगा। और पेज नंबर 88 से और पेज नंबर 92 तक के बीच में 4 जो कहानी लेखन, मौलिक कहानी लेखन दिए गए हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। जैसे पहला है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इस उक्ति को आधार बनाकर कोई कहानी लिखिए। यह दूसरा है, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, इस उक्ति को आधार बनाकर कोई मौलिक कहानी लिखिए। या तीसरा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, इस लोकोक्ति को आधार मानकर कोई मौलिक कहानी लिखिए। और चौथा है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, इस उक्ति को आधार बनाकर कोई मौलिक कहानी लिखिए। इन चारों का आपको अध्ययन करना है। यानी कहानी में चित्राधार, जो मौलिक कहानी लेखन होता है, वह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पेज नंबर 88 से पेज नंबर 92 तक आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद चित्रलेखन है, जो कि पेज नंबर 103 पर, यानी पेज नंबर 103 पर दिया गया है। और उसमें पहले का और दूसरे का आपको अध्ययन करना है, पहले और दूसरे चित्र का अध्ययन करना है। और पहला चित्र इसमें जो दिया गया है वह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित एक चित्र है और उसके विषय में। और दूसरा जो चित्र है कि आजकल के जो युवा हैं, बहुत से युवा हैं जो आजकल अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार में या आधुनिक जो भ्रष्टाचार होता है उससे संबंधित कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो इसमें आधुनिक भ्रष्ट और आतंकवादी युवा वर्ग के साथ हैं, इस विषय पर चित्रलेखन है, उसका आपको अध्ययन करना है। और इसके बाद पत्र के अंतर्गत आपको जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दिए गए हैं, अभी आपको बताया गया था, तो उसमें आपको अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत पेज नंबर 129 से 131, यानी अनौपचारिक पत्र जो पेज नंबर 129 पर दिया गया है, उस पेज नंबर 129 से लेकर और पेज नंबर 131 तक, यानी पहले अनौपचारिक पत्र से लेकर चौथे अनौपचारिक पत्र तक का अध्ययन करना है। पहला अनौपचारिक पत्र जो है, अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए, साथ में उसे यह भी बताइए कि उसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसके विषय में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं और एक इससे बहुत अच्छे से आप परिचित भी हैं। आज भी, इस समय भी आप इंटरनेट का ही प्रयोग करके और आज आधुनिक शिक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी इंटरनेट के दुरुपयोग से हमें बहुत सी हानियां भी होती हैं। तो इसके विषय में पहला अनौपचारिक पत्र है। दूसरा है, आपका छोटा भाई किसी दूसरे शहर में एक आवासीय विद्यालय में पढ़ता है, यानी हॉस्टल में रहता है, जो जहां पढ़ाई भी होती है और हॉस्टल भी हो। उसे एक पत्र लिखकर खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए और यह भी लिखिए कि खेलकूद में भाग लेने से क्या लाभ होता है। तो यह दूसरा अनौपचारिक पत्र है। तीसरा है, छात्रावास में रहने वाले भाई या बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग के महत्व पर आप प्रकाश डालिए। इसके विषय में भी पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं अपने पाठ्यक्रम में, तो इससे भी आप भली प्रकार परिचित हैं। और आज की आवश्यकता भी है कि आप अपने से छोटों को अगर अवसर मिले तो पत्रों के माध्यम से इस विषय में सचेत करिए। चौथा जो है वो है, छोटे भाई को पत्र लिखकर समझाइए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
उसे यह भी बताइए कि स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो ये जो 4 अनौपचारिक पत्र हैं, इसका अध्ययन आपको करना है, इनको आपको लिखने का अभ्यास करना है। इसके बाद औपचारिक पत्र जो है वो भी पहला और दूसरा और तीसरा चौथा है, यानी 1 से लेकर और 4 तक औपचारिक पत्र का भी अध्ययन करना है, जो कि पेज नंबर 137 यानी 137 से 139 यानी 139 तक है। तो इसमें भी जो 4 आपके औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं वो ये हैं। पहला है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। दूसरा जो है उदाहरण वह है, आपकी कक्षा की अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार के कारण आपके कक्षा अध्यापक आपकी कक्षा से बहुत नाराज हैं। प्रयास करिए कि ऐसा कभी ना हो जीवन में। आप सारी कक्षा की ओर से किए गए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगते हुए एक पत्र लिखिए। कई बार होता है कि कक्षा में कोई दूसरा विद्यार्थी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है और हम शिक्षक भावावेश में या क्रोधावेश में या फिर थोड़े से अगर आपके उस दुर्व्यवहार से परेशान होते हैं तो पूरी कक्षा से ही नाराज हो जाते हैं। मानवीय गलतियां किसी से भी होती हैं, तो उसमें अच्छाई ये है, उसमें आपकी विशिष्टता ये होनी चाहिए कि आप किसी के द्वारा भी किए गए गलती पर स्वयं आप क्षमा प्रार्थी हो जाएं, स्वयं ही आकर उस शिक्षक से क्षमा मांगे, किसी दूसरे की गलती के लिए स्वयं क्षमा मांगे और कक्षा को भी इस विश्वास में ले कि आगे से इस प्रकार की त्रुटियां हम सब नहीं करेंगे शिक्षक के प्रति, या शिक्षक से आप ये विश्वास दिलाएंगे कि आगे हम सब नहीं करेंगे। ये आपके शिक्षा से होने वाले लाभ का एक परिणाम है, यानी पढ़ाई से हम लोग यही सीखते हैं। चौथा जो है वो है कि अपने प्राचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय की बस का यात्रा पथ, यानी विद्यालय का जो बस है उसका जो रूट है उसको परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। यानी आप जिस कॉलोनी में रहते हैं और उससे नजदीक स्थान से अगर आपकी बस गुजरती हो विद्यालय की और आप उस बस से आना चाहते हो, तो उस बस के रूट डाइवर्जन के लिए अपने तरफ उसको परिवर्तित करने के लिए आप प्रधानाचार्य से निवेदन कर सकते हैं अपने पत्र के माध्यम से। तो इसका आपको अध्ययन करना है। और फिर चौथा जो है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी जब भी आप विद्यालय के पुस्तकालय में जाते हैं तो आप अन्य विषयों के साथ साथ प्रयास करिए कि हिंदी की भी पुस्तकें पढ़िए वहां पर। और हिंदी की पुस्तकें चूंकि आपकी अपनी मातृभाषा में होती हैं तो बहुत सरलता से आप उसको पढ़ सकते हैं और उतनी ही सरलता के साथ आप उससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप मनोरंजन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश है, जो कि आपके व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 159 यानी पेज नंबर 159 पर दिया हुआ है। तो अपठित गद्यांश आधारित जो प्रश्न होते हैं उसके लिए आपको 5 अपठित गद्यांश का, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अपठित गद्यांश का अध्ययन करना है। और वह है पेज नंबर 159 से पेज नंबर 165 तक। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो भी अपठित गद्यांश दिए गए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनका स्वयं पहले उत्तर देने का प्रयास करिए और फिर जो पुस्तक में उत्तर दिया गया है उससे मिलाइए कि आपने कितना सही उत्तर दिया है और फिर सही उसको लिखने का प्रयास करिए। ये 3 प्रश्न हो गए। और उसके बाद चौथा जो प्रश्न है वह व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है, जिसके बारे में आपको हमने बताया। तो व्यवहारिक व्याकरण में जो भी है प्रश्न है उसमें आप एक तो चूंकि यह पुस्तक आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए ही निर्धारित है, तो आप इसका अध्ययन इस प्रकार से करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत जैसे पर्यायवाची अगर मान लीजिए आपके पुस्तक में 40 दिया हो तो उस 40 में आप फिलहाल आप आधा का अध्ययन करिए। और सेमेस्टर वाइज वैसे आपको उसको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, लेकिन ज्ञान जितना अधिक आप प्राप्त कर लें उतना ही लाभकारी होता है। तो इस बात का प्रयास करिए कि आप अधिकाधिक अध्ययन कर लें और उससे अधिक से अधिक आप लाभ भी अर्जित कर लें।
जैसे आपके पुस्तक में बहुत से पर्यायवाची शब्द दिए गए, तो सबसे पहले इसको आप आधे हिस्से में बांट लीजिए, क्योंकि 9 और 10 दोनों ही इसी में है। तो पहले इसको आप आधे हिस्से में बांट लीजिए और फिर आधा हिस्सा जो बचे उस आधे हिस्से में आप 3 भाग कर लीजिए और उस 3 भाग में से एक भाग का आप अध्ययन फिर प्रारंभ करिए। यानी अगर मान लीजिए कि 120 अगर पर्यायवाची शब्द हैं तो कक्षा 9 के लिए आप 60 पर्यायवाची शब्दों का पहले अलग चुनाव कर लीजिए। उस 60 को फिर 3 सेमेस्टर में आपकी परीक्षाएं होती हैं, तो 3 भाग में उसको बांट लीजिए, यानी 20-20 पर्यायवाची शब्द हुए, इनका आपको अध्ययन करना है। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप व्यवहारिक व्याकरण में जितना भी दिया हुआ है सब में आप आधे का अध्ययन करिए। ज्ञान कहीं से भी हानि नहीं करता है और आपके पास अभी छुट्टियां भी हैं, आपके पास समय भी है, तो आप पूरे मनोयोग से इसका अध्ययन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और अधिक समझने के लिए आप पिछले साल का जो पेपर अभी हमने आपको बताया कि व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 44 पे है, उसका आप एक बार निश्चित रूप से गहन अध्ययन कर लेंगे, उसको आप जरूर एक बार से देख लेंगे। और एक बार पुनः आपको बता दें कि साहित्य भाग में संक्षिप्त कहानियां पाठ 1 बात अठन्नी की, पाठ 2 काकी, इसका अध्ययन करना है। पद्य भाग में पाठ 1 साखी और पाठ 2 गिरधर की कुंडलियां, इसका आपको अध्ययन करना है। तो इस माह की यह अंतिम कक्षा थी और आशा करते हैं कि आप सब इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। और उसके साथ ही हम सबकी प्रेरणा से, और आपके पास पुस्तकें भी हैं, सब कुछ है, समय भी है आपके पास पर्याप्त। स्थिति अभी कोरोना की वजह से भयावह है, लॉकडाउन की स्थिति, आपके पास पर्याप्त समय है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आप अधिकाधिक समय अपना पढ़ने में बिताइए, इसका आप प्रयास करिए। तो फिर जल्दी ही आपसे मिलने की आशा में, उम्मीद में, इस शुभकामना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सानंद रहें, सुखी रहें, माता पिता की सेवा करते रहें, अग्रजों के आज्ञा का पालन करते रहें, जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें। और तावत भवेत् शुभम मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद।